हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स ऑफ फॉरेनर्स, कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, और कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि दोनों के लिए अवेलेबल है। नंबर 1, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। सिटीजन्स की डेफिनेशन जो है इलेबोरेट डेफिनेशन होती है, आपने देख चुके हो आप इसको 5th चैप्टर के अंदर। 5th था 6th था 6th था ना, 6th चैप्टर के अंदर। तो वहाँ पर सिटीजनशिप का जो चैप्टर था हमारा, तो वो चीज़ है, आप वहाँ से कवर करो उसको। लेकिन कुल मिलाकर हम ये बात करते हैं कि जो फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, जो फंडामेंटल राइट सिर्फ नागरिकों के लिए अवेलेबल है। अच्छा खासा इससे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकती हैं, तो आप ध्यान रखना है इस चीज़ का। नंबर 1, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि ऐसा नहीं है कि फॉरेनर्स आएंगे तो उनको बोल दिया जाएगा ओए काले काले काले, ओए चिंकी चिंकी चिंकी, ओए मोमोज, ओए पिज़्ज़ा, ओए डोमिनोज। चिढ़ाना नहीं है कुछ ऐसा, इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है कि मतलब आप देख रहे हो ना कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो क्या मतलब उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कभी कभार ये भी होता है कि क्या चीज़ आपको अलाउ है और उनका अलाउ नहीं है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, अब जैसे वो ये बोले प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर अगर ये चीज़ ना हो जाती यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगी। किसी को प्रॉपर्टी अगर इस देश में खरीदनी है तो फॉर एग्जांपल, बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सुन लो बस इस चीज़ को, कि अगर आप इस देश में इस टेरिटरी में बॉर्न हुए तो आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, कहीं पर भी खरीदो। फॉरनर को राइट हम कैसे दे दें, कैसे दे दें, ये चीज़ है। दूसरा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, ये सिर्फ हमारे लिए फॉरेनर्स के लिए नहीं है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे क्या हमने पढ़ा भी था उस चैप्टर के अंदर, सिटीजनशिप वाले के अंदर, सिर्फ वही जॉब या वही चीज़ें जो पार्लियामेंट सैंक्शन करे उसी में वो अलाउ है। ऐसे तो दुनिया में बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग होंगे, पता चला अफगानिस्तान में बैठ के कोई तालिबान का आदमी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो कि मैं यूपीएससी देने जाऊंगा इंडिया के अंदर, व्हाइट कॉलर क्राइम करूंगा, एक बार बस मैं लवासा में ट्रेनिंग लेकर घुस गया, डोंट वरी सर जी, लवासा में भी फोड़ डालना है मैंने सबको, कैंटीन में बम लगा दूंगा, खाना खाते खाते उड़ जाएंगे सब। ये चीज़ अलाउ नहीं है फॉरेनर्स को। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ, ये सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है, फॉरेनर्स के पास कोई ऐसी फ्रीडम नहीं है। मतलब कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन ये पूरा फंडामेंटल राइट नहीं है उनके पास अवेलेबल। 15 नहीं है, 16 नहीं है, क्या क्या नहीं है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट नहीं है पूरी तरीके से। असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, ये तो लॉजिकल बात है। रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन भी अगेन इन द सेम चीज़ की यही कि क्या प्रैक्टिस और क्या प्रोफेस कर सकते हैं, आर्टिकल 19 में। 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नहीं अलाउ नहीं है। हर जगह फॉरेनर्स थोड़ी ना ऐसे घुस सकते हैं, या फिर उनको अरेस्ट नहीं करा जाएगा, या फिर उनसे कुछ पूछताछ नहीं हो सकती, या फिर जिस भी मर्जी जगह वो फ्रीली घूम सकें, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि राइट टू लाइफ आप सोचोगे कि ज़िंदगी छीन लेंगे, एयरपोर्ट पे उतरे सांचे खींच लो, इधर तेरी आत्मा निकालनी है बाहर, कम यार, आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो। यहाँ पर इसका मीनिंग ना, मतलब गलत वे में मत ले जाना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात, पॉलिटिकल, एक लीगल बात चल रही है, कुल मिलाकर बस ऐसा समझ जाओ। डोंट वरी, इसकी डिटेल इंटरप्रिटेशन, ये अभी सिर्फ इस चैप्टर का टीजर चल रहा है, ट्रेलर अभी नहीं शुरू हुआ, ट्रेलर के बाद पिक्चर आती है, अभी बहुत कुछ बाकी है। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम 2-2, 3-3 पेज पढ़ने वाले हैं, जस्ट हैव पेशेंस। उसके बाद किसमें राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब यूरोपियन कंट्रीज से कोई ये थोड़ी ना कि कह सकता है कि हम माइनॉरिटीज़ हैं। जैसे हम लोग आपके नेशनल मूवमेंट के टाइम पर क्रिश्चियन मिशनरीज बनकर आए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज, ऐसे ही हमें आने दो। या फिर मेडिवल इंडिया के टाइम पर जैसे हम अरब ट्रेडर्स थे, वैसे ही हमें यहाँ पर आने दो। दोबारा थोड़ी ना पागल बनना है किसी के हाथों। तो माइनॉरिटीज़ के पास ऐसा राइट है। माइनॉरिटीज़ मतलब जो यहाँ पर रह रहे हैं, सिर्फ दुनिया से हर कोई माइनॉरिटी को इन्विटेशन थोड़ी ना कि आ जाओ जी, बना लो अपने धर्म, अपने संस्थान, अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, ये चीज़। लेकिन अब कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि सिटीजन के पास भी हैं, फॉरेनर्स के पास भी हैं, लेकिन फॉरेनर्स में वो, इनके पास अलाउ नहीं है, वो एनिमी एलियन के पास नहीं होंगे वो।
हमने पढ़ा था वैसे तो सारे जितने फॉरेनर्स हैं वो एलियंस ही हैं, लेकिन जो कंट्री प्रेजेंट टाइम में दुश्मन है हमारी कंट्री की, तो उसके जो सिटीजन्स होंगे वो एनिमी एलियंस होते हैं, एनिमी सिटीजन्स होते हैं, उनको नहीं मिलेगा, बाकी सारे फॉरेनर्स को मिलेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून के सारे प्रोविजंस का फ़ायदा फॉरेनर्स को भी मिलेगा और हमें तो मिलता ही। दूसरा, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कोई भी घटना क्राइम वगैरह अगर उन्होंने कराया तो उनको प्रोटेक्शन पूरी दी जाएगी। ये नहीं अच्छा तूने कराया, तू तो अफ्रीका से आया ना, हमारे यहाँ चोरी के लिए इतनी इतनी पेनल्टी लगती है, 1-2 दिन जेल बितानी पड़ती है, तेरे को तो इतनी सी बात पे उम्र कैद हो जाएगी, रुक जा। नहीं, ये चीज़ और ये चीज़ कनेक्टेड है कि कानून सबके लिए इक्वल है और उनको प्रोटेक्शन मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर कोई हिंदुस्तानी ने अगर वो क्राइम करा होता तो जितनी सज़ा उसके लिए उतनी फॉरनर के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये चीज़ यहीं पर इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट है, आप सही कह रहे हो अर्शप्रीत, ये चीज़ दोनों, ये चीज़ जो है वो दोनों के लिए अवेलेबल है, ये चीज़ सिर्फ हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर गलत है इधर, ठीक है। जब ज़रा मुझे पढ़ के बता दो ज़रा क्या है, आर्टिकल 28 होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, तो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द चॉइस, यानी कि पूरा आर्टिकल 29 और 30, ठीक है, सही बोल रहे हो, गलत है ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। सभी लोग जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, यहाँ पर 29 ऐड कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जैसा कि मैंने बोला वैसे इसको उस सेंस में मत ले जाना कि लिया जा सकता है, छीना जा सकता है, लेकिन इतना राइट तो सबके पास ही, जब कोई देश में आया है तो मतलब रोड पे वो घूम रहा है, वो अलग अलग मॉन्यूमेंट में जाकर फोटो क्लिक कर रहा है। हाँ, कुछ जो सेंसिटिव जगह होती हैं वहाँ पर तो हम भी नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में कुछ कुछ फोर्ट्स हैं, अगर आप वहाँ पर ड्रोन उड़ाओगे ना तो आपके ऊपर 500 या 1000 या 2000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है। हर जगह थोड़ी ना भी ये ड्रोन मतलब वो उड़ाकर मतलब वो कर सकते हो, ठीक है। सेंसिटिव एरिया में ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, आप कोर टाइगर रिजर्व्स वगैरह में नहीं घुस सकते, कोर एरियाज में नहीं घुस सकते, ये चीज़ तो फिर चाहे फॉरनर हो चाहे कुछ भी हो उसको अलाउ नहीं होता। अब जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बड़े सारे आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर फॉरनर्स जो हैं दे आर प्रोहिबिटेड टू एंटर, और ये उनके फ़ायदे के लिए करा जाता है कि खतरे वाले जोन से ही हैं। अब कौन जिम्मेदारी लेगा साला, तुम यहाँ मार के तुम्हारी डेड बॉडी इतनी दूर 7 समंदर पार भिजवाने की। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A, पढ़ाई में कोई वो नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, सिटीजन्स हो फॉरनर्स हो एलिमेंट्री एजुकेशन ले सकते हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, वही चीज़ जो हमने पढ़ी थी आर्टिकल 22 ऊपर, कि अगर अरेस्ट करा गया है तो रीजन फॉर द अरेस्ट और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी दोनों से। चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं करा जाएगा कि आप पकड़ पकड़ के नेपाली के बच्चों को कि हमारे बच्चे काम नहीं कर सकते, हमारा संविधान ऐसा नहीं कह सकता, ये तो नेपाल से आए हैं। तो आपके घर में फॉर एग्जांपल जनकपुरी में बहुत होती है स्त्री राज में, आप जानते हो नेपाल है ना, या बहादुर, तो आप उनसे बोलो कि कल से अपने बेटे को ले आइयो, हमारे फैक्ट्री है, चूड़ियाँ बनती हैं वहाँ पे गरम गरम, तो तेरे बच्चे के हाथ नरम है, वो चूड़ियाँ बना देगा वहाँ बैठ के, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोपोगेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आप आराम से धर्म वगैरह मतलब आप है वो प्रचार वगैरह कर सकते हो आराम से ये वो जाके, क्योंकि आप इसी को देख लो ना, हरे रामा हरे कृष्णा, ये लोग जब बाहर जाते हैं तो कितने ज़्यादा भक्त फॉलोअर्स इकट्ठे कर लाते हो। कुछ कुछ तो ऐसे वो अपना सब कुछ छोड़कर मथुरा वृंदावन में आकर जीवन भर के वासी बन जाते हैं, वहीं रहते हैं। रिलीजियस अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हो, टैक्स नहीं देने पड़ेंगे अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करते हो, और अगेन यू हैव फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर कोई फॉरनर इन द सेंस हमारे दिमाग में तो इंग्लैंड और अमेरिका की लड़कियाँ ही आती हैं, फॉरनर कोई भी हो सकता है,
कोई अफ्रीकन हो सकते हैं, वो कोई नेपाली हो सकते हैं, भूटानीज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो स्कूल में अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर उनको दी जा रही है तो दे कैन फ्रीली अवॉइड दैट असेंबली, स्कूल असेंबली। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? दोनों एलिमेंट्री एजुकेशन जो है जनरली पब्लिक होता है। आप आज के टाइम में देख लो, दिल्ली में पता लगाओ, आपने देखा भी होगा, बड़े सारे ये जो नेपालीज और भूटानीज आए हैं, अब इनका एडमिशन होने लगा है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। आपने स्कूल ड्रेस में देखा होगा पक्का इनको। हाँ, इनके अलावा मतलब देखो, ये फंडामेंटल राइट है। अब इसमें कोई किंतु परंतु तो है नहीं कि सिर्फ सरकारी करवाएगी या प्राइवेट करवाएगा। जहाँ पर भी कितना होता है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज होता है ना? बिल्कुल आप ले सकते हो कहीं पर भी, मतलब यहाँ पर। हाँ, नहीं, दूसरी कंट्री में नहीं यार, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान का पार्ट है यार। ये सब दूसरी कंट्री में क्या प्रोसीजर होता है वो यार देखो, फिर हमें स्पेशली उनके लिए जानना पड़ेगा। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, बिल्कुल नहीं। तो ये वाली बात याद रखना। हाँ, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक बात बता रहा था कि जब मैंने ये मार्क करवाया था, मैं अब नंबर यहाँ पर दे रहा था कि यहाँ पर कितने आर्टिकल्स हैं। जैसे यहाँ पर है 14, 15, 16, 17, 18, और यहाँ पर था सिर्फ ये 32, एक आर्टिकल था। 32 सिर्फ एक ही आर्टिकल दिख रहा है। एक बात याद रखना, बस एक सेंस समझने की कोशिश करो। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा कभी कुछ आया नहीं है, लेकिन एग्जामिनर कभी कभार आपकी साइकोलॉजी से खेलने के लिए ना ये भी दे सकता है कि राइट अ नोट ऑन द फंडामेंटल राइट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। डिटेल्ड आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नोट लिखो या कुछ ऐसा, आप समझने की कोशिश मतलब करो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स जिस फंडामेंटल राइट में, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है इसी प्रकार से, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जिस फंडामेंटल राइट के अंदर ये सबसे ज़्यादा आर्टिकल देखने को मिलते हैं, या सबसे छोटा फंडामेंटल राइट जिसके अंदर आर्टिकल वाइज में, छोटा इन द सेंस के लैंग्वेज के बेसिस पर या उसके प्रोविजन के बेसिस पर नहीं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के बेसिस पर, तो वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होगा। और सबसे ज़्यादा जो है वो राइट टू इक्वालिटी होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। जैसा कि यूपीएससी ने एक बारी खेला भी था ऐसा एक गेम, मेंस के अंदर उसने ये पूछ लिया था कि प्रियम्बल में जैसे शब्द होते हैं ऑर्डर में होते हैं, मैंने आपको बताए थे, तो उसने पूछा था कि एक एडजेक्टिव है, इससे पहले जो भी ये शब्द है, कोई पता नहीं, उसने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पता कुछ उसने ऐसा पूछा था, कहता है इससे पहले के एडजेक्टिव्स बताओ सारे के सारे। अब लोग बैठ के तो ये सोच रही है एडजेक्टिव क्या होता है, इससे पहले के शब्द कौन से हैं। प्रियम्बल तो हमें ऑर्डर वाइज जो शब्द होते हैं, 9 मैंने आपको 9 कीवर्ड्स उसके बताए थे, जो कि मैंने बताया था कि ऑर्डर में याद करना जरूरी है, उनको ऑर्डर में पता ही नहीं थे। अब सोचो जरा, मेंस में इस चीज़ में अगर टाइम जा रहा है तो पर्सन इसका मतलब वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। यही तो एनालिसिस चाहिए। प्रियम्बल जो है वो हर कोई रट्टा मार के जा सकता है उसका। जैसे उसने इस बारी PSIR में इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा प्रियम्बल का, दिल खुश हो गया मेरा उस क्वेश्चन को देख के, कि जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अपने आप में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। वो कोट एंड कोट करा है इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। मैंने बोला था ना, देख लो आपके सामने प्रूफ है, पहले दिन बोल दिया था मैंने एनालिसिस में। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ऑप्शनल के पेपर सारे ईजी जाएंगे क्योंकि ऐसे उसने डाइस ही बना दिया है, बोला था ना मैंने, और सारे क्वेश्चन ईजी हैं। मिसबा है यहाँ पर लेक्चर में? मिसबा नहीं यार, मिसबा ने देखा था वो पेपर, मिसबा से बात हो रही थी मेरी। किसी ने देखा ऑप्शनल का पेपर? अच्छे क्वेश्चन हैं उसके, बहुत इजी बना है मतलब वो पेपर, और घिसे पिटे क्वेश्चन है, वही जो पिछले यूपीएससी 10 साल से पूछ रहा है, वही घुमा फिरा कर। ऑप्शनल के पेपर के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड लाइंस उठाई हुई है उसने ऑप्शनल का पेपर सेट करने के लिए। जैसे यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं, राइट अ नोट ऑन, राइट अ नोट ऑन, राइट अ नोट ऑन। यानी कि गेम मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी नॉलेज लेकर एनालिसिस पावर को डेवलप करना है बस हमें। नेक्स्ट लेक्चर से दोस्तों हम लोग बात करेंगे, एक एक फंडामेंटल राइट को पिक करेंगे हम लोग, और डिटेल में एक एक आर्टिकल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ से हमारा फंडामेंटल राइट्स का रियल गेम स्टार्ट होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।